इस कहानी की शुरुआत होती है माल्टा नाम के एक आइलैंड से, जो कि बाकी दुनिया से काफी अलग है। इस आइलैंड पर एक ग्रुप का राज चलता है और इस ग्रुप का लीडर है बुबालो नाम का एक बूढ़ा आदमी। इस आइलैंड के लोग बुबालो को एक भगवान की तरह पूजते हैं और उसकी मर्जी के बिना इस आइलैंड पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कुछ दिनों पहले एक लड़की ने बुबालो के कमरे में घुसकर उसे जान से मारने की कोशिश की। हालांकि बुबालो इस हमले में जिंदा बच गया और अपने एक खास आदमी से उस हमलावर को ढूंढने को कहा। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर गए, लेकिन बुबालो और उसके लोगों को उस हमलावर का कुछ पता नहीं चला। अब गुस्से में आकर बुबालो ने उस आदमी को मरवा दिया, क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। अब बुबालो की बहन, जिसका नाम एना था, उसने बुबालो को उस लड़की की फोटो दिखाई जिसने उस पर हमला किया था। इस लड़की का नाम यूकी था और इसे लेडी डेथ के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल एना को शक था कि ये लड़की अमेरिका के कहने पर बुबालो और उसके साथियों को मारने आई थी। अब ये सब जानने के बाद बुबालो ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में यूकी को ढूंढ निकालें। इसके बाद हम लॉस एंजलिस में ब्रैंडन और जीरो नाम के दो आदमियों को देखते हैं, जो कि सीआईए के जासूस हैं और ऑर्डर्स मिलने पर अलग अलग मिशंस को अंजाम देते हैं। ब्रैंडन एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है और जीरो मारपीट करने में काफी माहिर है। अब यहाँ इनके बॉस रॉबर्ट ने इन्हें एक खास मीटिंग के लिए बुलाया और इन्हें माल्टा जाकर यूकी को बचाने को कहा। दरअसल यूकी भी एक एजेंट है और वो ब्रैंडन और जीरो की दोस्त भी है। यहाँ रॉबर्ट इन दोनों को बताता है कि यूकी माल्टा में बुबालो नाम के एक आदमी को मारने गई थी, पर बदकिस्मती से बुबालो इस हमले में जिंदा बच गया और अब उसके लोग आइलैंड के हर कोने में यूकी की तलाश कर रहे हैं। अब रॉबर्ट ये चाहता था कि ये दोनों फौरन माल्टा पहुंचे और यूकी को बचाने के साथ साथ बुबालो और उसके 5 आदमियों को मार डालें। दरअसल ये पांचों लोग बुबालो के काफी खास थे और इनकी मौत के बाद उनका गैंग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब पूरी प्लानिंग के बाद ब्रैंडन और जीरो माल्टा के लिए निकल पड़े और अगले कुछ ही घंटों में बुबालो के महल के पास पहुंच गए। यहाँ ब्रैंडन शहर के बाहर मौजूद एक पुराने चर्च पर गया और अपनी स्नाइपर राइफल से उस महल की निगरानी करने लगा। वहीं दूसरी ओर हम जीरो को देखते हैं, जो चुपके से महल तक पहुंचा और एक गार्ड को मारकर उससे उसकी यूनिफॉर्म ले ली। इसके बाद जीरो फौरन महल के अंदर गया, जहाँ एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही थी। अब इस भीड़ का फायदा उठाकर जीरो सीधा उस हॉल में चला गया, जहाँ बुबालो के खास लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। अब इसी बीच जीरो की नजर फावा नाम के एक आदमी पर गई, जो उन 5 लोगों में से एक था। अब यहाँ वो फावा के पास गया और उससे बोला कि बुबालो छत पर उसका इंतजार कर रहा है। इधर ब्रैंडन की नजर एना पर गई, जो फिलहाल महल के गार्डन में मौजूद थी और यहाँ उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी था, इसलिए ब्रैंडन ने फिलहाल उस पर गोली नहीं चलाई। वहीं दूसरी ओर जीरो की नजर कैटरीना नाम की एक लेडी पर गई, जो रॉबर्ट के बताए हुए उन 5 लोगों में से एक थी, इसलिए वो कैटरीना के पास गया और उससे बोला कि बुबालो छत पर उसका इंतजार कर रहा है। इधर ब्रैंडन ने मस्कट नाम के एक आदमी को देखा, जो कि बुबालो के उन खास लोगों में से एक था। अब यहाँ ब्रैंडन ने बिना समय गवाए इस आदमी को मार डाला और इधर महल के अंदर जीरो ने उसकी लाश को ठिकाने लगाया। इधर फावा और कैटरीना भी महल की छत पर पहुंचे और एक दूसरे से बातें करने लगे। अब ये देखते ही ब्रैंडन ने अपना निशाना लगाया और एक ही गोली में इन दोनों का काम तमाम कर दिया। अब फावा और कैटरीना को मारने के बाद इन्हें केवल एना, डॉक्टर जोरिन और बुबालो को मारना था। इसके बाद ब्रैंडन ने एक गमले को शूट करके उस बॉडीगार्ड का ध्यान बटाया और जैसे ही वो बॉडीगार्ड एना से दूर गया, उसने एना का भी काम तमाम कर दिया। इधर महल के अंदर जीरो ने डॉक्टर जोरिन को देखा और वो उसका पीछा करने लगा। इधर जोरिन को भी एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधा जीरो के ऊपर तान दी। लेकिन इससे पहले कि ये लोग गोली चलाते, यूकी इनके बीच में आ गई और जीरो को बताया कि डॉक्टर जोरिन भी उनके साथ हैं। इसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और बचे कुछ गार्ड्स को मारकर महल से बाहर आ गए। अब जब बुबालो अपने श्रद्धालुओं से मिलने के लिए महल के कंपाउंड में पहुंचा, तो ब्रैंडन ने एक हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अब बुबालो की मौत के बाद वहां मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगे और इस भीड़ का फायदा उठाकर ये तीनों भी महल से बाहर आ गए। इसके बाद ये तीनों शहर के बाहर मौजूद उस चर्च में पहुंचे, जहां ब्रैंडन पहले से मौजूद था। यहाँ ब्रैंडन और जीरो ने अपने बॉस रॉबर्ट को कॉल किया और उन्हें मिशन की कंप्लीट होने की खबर दी। ये सुनकर रॉबर्ट काफी खुश हुआ और इन्हें जल्द से जल्द वापस आने को कहा। अब यहाँ यूकी ने ब्रैंडन और जीरो को बताया कि उस रात जब वो बुबालो को मारने पहुंची, तब न जाने कहां से एना उसके कमरे में आ गई और यूकी पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि घायल होने के बावजूद भी यूकी उस कमरे की खिड़की से कूद गई और वहां से भागने लगी और भागते वक्त उसकी मुलाकात डॉक्टर जोरिन से हुई। अब यूकी की हालत देखकर जोरिन ने उसे एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और उसका ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचाई। अब ये सब जानने के बाद ब्रैंडन और जीरो ने जोरिन का शुक्रिया अदा किया और फिर ये सभी लोग सोने चले गए। पर जब अगली सुबह ब्रैंडन की आंख खुली, तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि डॉक्टर जोरिन उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया था और उस गाड़ी में ब्रैंडन का वो सीक्रेट लैपटॉप भी मौजूद था। अब इधर हम जोरिन को देखते हैं, जो ब्रैंडन का लैपटॉप लेकर शहर के बाहर मौजूद एक कैफे में पहुंचा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जीरो भी उस जीप के पीछे सो रहा है। अब जैसे ही जोरिन गाड़ी से नीचे उतरा, तो जीरो उसका पीछा करने लगा। इधर जोरिन एक कैफे में गया और ब्रैंडन के लैपटॉप को ऑपरेट करने लगा। अब ये देखकर जीरो ने पीट नाम के एक बंदे को फोन किया, जो कि सीआईए का एक हैकर है और जीरो का दोस्त भी है। यहाँ जीरो ने पीट से कहा कि तुम ये पता लगाओ कि आखिर जोरिन उस लैपटॉप पर क्या कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद पीट ने जीरो को कॉल करके बताया कि जोरिन ने लैपटॉप की कुछ सीक्रेट फाइल्स को अपने फोन में कॉपी कर लिया है और अब वो इन फाइल्स को कैस्पेन नाम के एक आदमी को बेचने वाला है। अब फिलहाल इस कैस्पेन को याद रखना, क्योंकि आगे चल के ये इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देगा।
अब ये सब जानने के बाद जीरो ने यूकी और ब्रैंडन को पूरी बात बताई और फिर ये तीनों भी उस जगह पर गए जहाँ जोरेन कैस्पेन से डील करने वाला था। अब कैस्पेन के आते ही जोरेन ने उसे एक फोन दिया जिसमें वो सीक्रेट फाइल्स मौजूद थी। पर अभी ये लोग यहाँ से निकल पाते कि तभी यूकी, जो कि कैस्पेन की गाड़ी के नीचे छुपी थी, उसने जोरेन की गर्दन में गोली मार दी। अब ये देखकर कैस्पेन फटाफट से एक गाड़ी में बैठा और फौरन यहाँ से भागने लगा। इधर यूकी और ब्रैंडन ने उस पर कई गोलियां चलाई पर कैस्पेन यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। अब उस रात ये तीनों एक होटल में गए ताकि ये थोड़ा आराम कर सकें। अब यहाँ यूकी ने इन दोनों को बताया कि असल में कैस्पेन उसके पिता हैं। दरअसल यूकी ने बचपन में ही अपने मॉम डैड को खो दिया था, इसलिए कैस्पेन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और एक पिता की तरह उसकी देखभाल की। पर जैसे यूकी 10 साल की हुई तो कैस्पेन ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और फिर पूरे 1 महीने बाद यूकी को उस कमरे से बाहर निकाला गया। अब अगले 5 सालों तक कैस्पेन ने यूकी को एक हिटमैन बनने की ट्रेनिंग दी ताकि वो कैस्पेन के सभी दुश्मनों को मार सके। अब अगले 10 सालों तक यूकी ने कैस्पेन के कहने पर न जाने कितने लोगों को मार डाला, पर आखिरकार वो इस काम से तंग आ गई और कैस्पेन का साथ छोड़कर सीआईए को ज्वाइन कर लिया। वहीं दूसरी ओर जब कैस्पेन अपने घर पहुंचा तो एना को अपने सामने देखकर मानो उसकी सांसें अटक गई। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि एना ब्रैंडन के उस हमले में जिंदा बच गई और अब वो हर हाल में यूकी से अपने साथियों की मौत का बदला चाहती है। अब यहाँ एना ने कैस्पेन से पूछा कि तुमने जोरेन के साथ मिलकर बुबालो को धोखा क्यों दिया। हालांकि कैस्पेन ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय एना को वो फोन दिखाया जो उसे डॉक्टर जोरेन ने दिया था। यहाँ वो एना को बताता है कि हम इस फोन के जरिए यूकी और उसके साथियों को ट्रैक कर सकते हैं। अब ये सुनकर एना भी काफी खुश हुई और यूकी से बदला लेने के लिए कैस्पेन से हाथ मिला लिया। अब अगले दिन एना का एक आदमी यूकी को ट्रैक करते हुए एक रेस्टोरेंट तक पहुंचा जहां वो ब्रैंडन और जीरो के साथ खाना खा रही थी। अब यहाँ एना के हिटमैन ने इन तीनों पर गोलियों की बारिश कर दी, पर यूकी और उसके साथियों ने भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इस गोलीबारी के बीच एक गोली उस हिटमैन को लग गई और वो सीधा जमीन पर जा गिरा, पर जब तक ये तीनों उसके पास पहुंचे वो हिटमैन यहाँ से भाग चुका था। अब यूकी और उसके साथियों को समझ नहीं आया कि आखिर वो बंदा कौन था और उसने इन्हें ट्रैक कैसे किया। अब यहाँ पीट ने इन्हें कॉल करके बताया कि एना और कैस्पेन एक साथ मिलकर यूकी की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पीट बताता है कि जोरेन ने यूकी के फोन में एक ट्रैकर लगाया था और उस ट्रैकर के इस्तेमाल से उस हिटमैन ने इसे ढूंढ निकाला। अब ये सब जानने के बाद इन तीनों ने अपने फोन्स को तोड़ दिया ताकि वो लोग इन्हें ट्रैक न कर सकें। हालांकि अपने फोन्स को तोड़ने के बाद इन तीनों को एहसास हुआ कि इन लोगों ने रॉबर्ट को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब अगले दिन हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रहा था क्योंकि वो माल्टा में मौजूद अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो पीट से मिलने पहुंचा और उससे अपनी प्रॉब्लम बताई। अब यहाँ पीट ने रॉबर्ट को वो ट्रैकर वाली बात बताई और अब पूरी बात जानने के बाद रॉबर्ट ने फौरन माल्टा जाने का फैसला किया। यहाँ उसने पीट को भी अपने साथ ले लिया और फौरन माल्टा के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी ओर हम ब्रैंडन को देखते हैं जो एक गाड़ी पर नजर रखे हुए था क्योंकि उसका मानना था कि ये गाड़ी उस बंदे की है जो उन्हें उस रेस्टोरेंट में मारने आया था। लेकिन अभी वो कुछ कहता कि तभी वो हिटमैन इनके पीछे आ गया और इनके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि लास्ट मोमेंट पर यूकी ने अपनी गाड़ी को भगा लिया और इन तीनों की जान बच गई। अब यहाँ वो हिटमैन इनकी गाड़ी का पीछा करने लगा और इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। इधर जीरो और ब्रैंडन ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और उस हिटमैन को चकमा देकर यहाँ से निकल गए। इसके बाद ये तीनों एक होटल में पहुंचे और अपने आगे के प्लान को डिस्कस करने लगे। अब यहाँ इन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हिटमैन हर बार इन्हें कैसे ट्रैक कर लेता है क्योंकि इन लोगों ने तो पहले ही अपने फोन्स को बर्बाद कर दिया है। अब इस बातचीत के दौरान ब्रैंडन और जीरो की नजर यूकी के उन जख्मों पर गई जिन्हें डॉक्टर जोरेन ने ठीक किया था। अब यहाँ इन तीनों को एहसास हुआ कि शायद वो ट्रैकर उन फोन्स में नहीं बल्कि यूकी की बॉडी में मौजूद है। अब जब इन लोगों ने दोबारा से उन जख्मों को चेक किया तब इन्हें अंदर से एक ट्रैकिंग डिवाइस मिली और अब ये खुलासा हुआ कि जोरेन ने उस ट्रीटमेंट के दौरान यूकी की बॉडी में ये ट्रैकर डाला था। अब इस ट्रैकर को देखकर ब्रैंडन के दिमाग में एक आइडिया आया जिससे वो उस हिटमैन को रोक सकते थे। वहीं दूसरी ओर हम एना के उस हिटमैन को देखते हैं जो अभी उस ट्रैकर को फॉलो कर रहा था। अब सिग्नल को फॉलो करते हुए वो उस होटल तक आ पहुंचा, लेकिन जब वो कमरे के अंदर गया तब उसे वहां कोई नहीं मिला और वो ट्रैकर भी यूकी की बॉडी से बाहर था। अब इस ट्रैकर को देखते ही वो पूरी कहानी समझ गया और अपनी जान बचाकर भागने लगा, पर जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला तब यूकी और उसके साथियों ने इसे गोलियों से भून डाला। अब इस हिटमैन को मारने के बाद यूकी ने इसका फोन ले लिया और फौरन कैस्पेन को फोन लगा दिया। अब यहाँ यूकी ने कैस्पेन से आमने सामने मिलने को कहा क्योंकि अब वो इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। अब कैस्पेन भी इसके लिए मान गया और फिर इन लोगों ने शहर के बाहर मौजूद उस पुराने चर्च पर मिलने का फैसला किया। अब अगली सुबह यूकी उस पुराने चर्च पर पहुंची और थोड़ी देर बाद कैस्पेन भी अपनी गाड़ी में वहां पहुंच गया, पर तभी हम एना के गुंडों को देखते हैं जिन्होंने ब्रैंडन और जीरो को बंदी बना लिया था। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि कैस्पेन और एना ने मिलकर यूकी को धोखा दिया है। अब यहाँ एना के लोगों ने यूकी और उसके साथियों को पकड़ लिया और फिर इन तीनों को उस महल में लाया गया। वहीं दूसरी ओर हम रॉबर्ट और पीट को देखते हैं जो एक स्पीड बोट के सहारे बुबालो के महल तक आ पहुंचे। अब यहाँ रॉबर्ट को भी अंदाजा हो गया था कि ब्रैंडन और जीरो जरूर किसी खतरे में है, इसलिए महल के अंदर घुसते ही पीट ने सभी कैमरास को हैक कर लिया और यहाँ रॉबर्ट ने देखा कि एना और कैस्पेन ने मिलकर उसके तीनों एजेंट्स को बंदी बना लिया है।
अब पीट ने इन कैमरास की मदद से रॉबर्ट को महल का रास्ता बताया और इधर रॉबर्ट महल के गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर हम कैस्पियन को देखते हैं, जो कि यूकी से काफी नाराज था क्योंकि उसने उसका साथ छोड़कर सीआईए को ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ कैस्पियन ने यूकी पर अपनी बंदूक तान दी और अब वो किसी भी पल उसे मारने वाला था, पर तभी यूकी ने कैस्पियन से उसकी बंदूक छीन ली और सबसे पहले एना को एक हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कैस्पियन को मार पाती, एना के 2 गार्ड्स ने ब्रैंडन और जीरो पर अपनी बंदूक तान दी। अब अपने साथियों की जान बचाने के लिए यूकी ने ना चाहते हुए भी कैस्पियन को छोड़ दिया। अब यहाँ कैस्पियन ने इन तीनों को जान से मारने का ऑर्डर दिया और यहाँ से जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इन्हें मार पाते, रॉबर्ट ने लास्ट मोमेंट पर आकर इन गार्ड्स के ऊपर हमला कर दिया। अब देखते ही देखते यहाँ जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई और इधर ब्रैंडन, जीरो और यूकी ने भी इन गार्ड्स का जमकर मुकाबला किया। अब ये सब देखकर पीट काफी घबरा गया और अपनी टीम से बिछड़कर महल के पहली मंजिल पर छुप गया। इधर रॉबर्ट और उसके साथी कैस्पियन का पीछा करने लगे और रास्ते में आने वाले हर एक गार्ड को मारते गए। अब कैस्पियन भी अपनी जान बचाने के लिए महल की पहली मंजिल पर आ गया, जहाँ उसकी नजर उस बेचारे पीट पर गई। अब यहाँ कैस्पियन ने पीट पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बंदूक अब खाली हो चुकी थी। अब इस मौके का फायदा उठाकर पीट ने कैस्पियन पर गोली चला दी और उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर हम यूकी को देखते हैं, जो इन गार्ड्स को मारते हुए महल के बैकयार्ड में पहुंची। अब बैकयार्ड में मौजूद एना के गार्ड्स ने यूकी को चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर हमला कर दिया। अब यहाँ यूकी ने भी इन गार्ड्स का जमकर मुकाबला किया, पर चूंकि गार्ड्स की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए वो यूकी पर भारी पड़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो यूकी को मार पाते, जीरो एक मशीन गन लेकर उस बैकयार्ड में पहुंचा और इन सभी गार्ड्स को गोलियों से भून डाला। अब इन गार्ड्स को मारने के बाद ये लोग कैस्पियन को ढूंढने के लिए महल में गए, जहाँ इन लोगों ने देखा कि पीट ने पहले ही कैस्पियन को घायल कर रखा है। अब यहाँ इन लोगों ने कैस्पियन को जिंदा छोड़ दिया और माल्टा की पुलिस को इन्फॉर्म करके यूएस लौट आए। अब अगले दिन इन सभी लोगों ने न्यूज पर देखा कि पुलिस ने उस पूरे महल को सील कर दिया और कैस्पियन को गिरफ्तार करके कोर्ट ले गए। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट के बाहर पहुंचा तो किसी ने उसे हेडशॉट मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि कैस्पियन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद यूकी है। दरअसल यूकी जानती थी कि अगर कैस्पियन जेल में गया तो वो 2-4 महीनों में दोबारा छूट जाएगा, इसलिए यूकी ने कैस्पियन